मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर बने पैसेंजर्स टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेली सेवा शुरू होने से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार से सेवा का विधिवत संचालन शुरू होगा। बता दें कि देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का 2 अक्टूबर को सफल ट्रायल हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हेली सेवा के शुरू होने से सफर का आसान होगा। मात्र 1 घंटे में ही देहरादून से अल्मोड़ा की दूरी तय होगी। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी ये हेली सेवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बहुत बड़ा काम है और निश्चित रूप से अल्मोड़ा से देहरादून की ये सेवा हेली सेवा प्रारंभ होने से दैवीय आपदा की स्थिति के समय में अन्य जो स्वास्थ्य कारणों से और पर्यटन की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और विशेषकर लोगों की सुविधा की दृष्टि से यहाँ बाई रोड जाने में कई घंटों का सफ़र लगता है, 10 घंटों से भी ज़्यादा का। तो ये अब सफ़र मात्र 1 घंटे में, सवा घंटे में पूरा हो जाएगा और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनका हमारे राज्य से विशेष लगाव है और उसके कारण से हमको जो है हेली सेवाओं के क्षेत्र में और हमारे जो एयरपोर्ट हैं, चाहे वो देहरादून का हमारा एयरपोर्ट वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और पूरे देश भर के लिए जो प्रमुख शहर हैं उन प्रमुख शहरों के लिए सेवा मिल रही है। पंतनगर के एयरपोर्ट को भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। साथ ही विंटर नेशनल गेम्स भी उत्तराखंड में आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री की पहल पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने उत्तराखंड सरकार के आयोजन की तारीखों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पीटी उषा को देवभूमि आने का भी न्योता दिया। उत्तराखंड को 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी मिलने के बाद राज्य सरकार और खेल विभाग इसकी तैयारियों में जुटा था, लेकिन आयोजन की तारीखों का ऐलान नहीं होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स बेहद सफल और ऐतिहासिक होंगे। पीटी उषा जी से मिला था, ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष हैं, और उनसे हमने निवेदन किया कि लंबे समय से हमारे यहाँ चूँकि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना था तो उसके लिए कल उन्होंने तिथि घोषित कर दी है। 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य में राष्ट्रीय खेल हमारे राज्य में आयोजित किए जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं पीटी उषा जी का, ओलंपिक संघ का सबका धन्यवाद करता हूँ और अब हम इसकी तैयारी करेंगे। हमारे सभी लोग मिलकर सभी स्थानों पर, पूरे देश के अंदर अन्य स्थानों पर भी जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए हैं उनसे अनुभव लेते हुए और कि हमारा खेल एक विशिष्ट हो, क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि में आकर लोग खिलाड़ी देश दुनिया के आएँ और एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएं। साथ ही हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे उत्तराखंड के नवोदित उदयमान, जो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारी जो देवभूमि है, देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी हमारी इस राज्य की पहचान हो, तो ये हमारे लिए बड़ा अवसर है। ऋषिकेश में हरिद्वार रोड स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाहर करीब 3 दर्जन दुकानों को 3 साल पहले अतिक्रमण बताते हुए कोर्ट के आदेश पर NH डोईवाला डिवीजन ने तोड़ दिया था। इसके अलावा शहर के कई मंदिरों को भी अतिक्रमण बताते हुए तोड़ा गया था। इसमें मुख्य रूप से जयराम आश्रम के निकट साईं मंदिर और पंजाब सिंह क्षेत्र स्कूल के बाहर हनुमान मंदिर शामिल था। इन मंदिरों और दुकानों को तोड़ने के बाद अधिकारियों ने अपनी कार्रवाई तो पूरी कर ली, लेकिन खाली जगह पर आज तक कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया, जिसकी वजह से इन खाली जगहों पर फिर से नो पार्किंग करके दर्जनों वाहन खड़े हो रहे हैं और अतिक्रमण करके लोग अस्थायी रूप से अपनी दुकानें चला रहे हैं। श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट गुरुवार को अपराह्न 1 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। हेमकुंड साहिब की कपाट बंद होने के दौरान सैकड़ों सिख श्रद्धालुओं का जत्था अंतिम अरदास के साक्षी रहे। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह से प्रारंभ हो गई थी।
मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 वर्ष की आयु में उद्योगपति रतन टाटा के निधन से उद्योग जगत समेत पूरे देश में शोक की लहर है। सामाजिक राजनीतिक जगत के कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, साथ ही उनके योगदान को भी याद किया। इसी क्रम में देहरादून से टाटा मोटर्स उत्तराखंड के राकेश ओबेरॉय ने भी उनको याद करते हुए कहा कि उत्तराखंड के प्रति उनका विशेष लगाव था। इसके साथ ही वे बहुत ही शांत और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति भी थे। इतना विनम्र स्वभाव था कि वो कभी कोई प्रेस के सामने या इधर उधर कोई नहीं जाते थे और ना ही कुछ उनको इस तरह का शौक था। पर हमारे हर वर्ष स्टेट का फाउंडेशन डे पे 9 नवंबर को स्टेट डे जब मनाते हैं तो एक हम लेक्चर सीरीज़ ऑर्गेनाइज होती थी जो अब शायद बंद हो गई है। उसमें एक वर्ष तब की सरकार ने श्री रतन टाटा जी को इनवाइट किया। बड़ी मुश्किल से तो आए और जब आ गए तो उन्होंने कहा मैं भाषण नहीं दूंगा, आप मेरे से बस क्वेश्चन आंसर से कर लीजिए। तो इस तरह से लोगों ने हर तरह के सवाल पूछे। किसी ने उनसे पूछा कि आप ऐसे माहौल में कि एथिकली कैसे काम करते हैं जहाँ इतना करप्शन है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। और इंसिडेंट ये था कि वो टाटाज भी चाहते थे कि एयरलाइन बिजनेस में आए और उस वक्त लाइसेंस राज था। तो एयरलाइन के लिए उन्होंने जो भी सरकार थी उसको अपना वो दिया कि भाई हमको भी एक लाइसेंस दिया जाए। उनको लाइसेंस नहीं मिला, वो फाइल दबी रही क्योंकि वो एक चीज़ चाहते थी। तो कहते मुझे एक बारी मेरे मित्र ने मुझे कहा कि तुम वहाँ पे जाके क्यों नहीं ये दे देते एक बैग लेके। तो उसने कहा मैं अपनी रतन टाटा जी ने कहा कि मैं अपनी कॉन्शियस को उसको मैं नहीं बेच सकता। मैं रात को आराम से सोना चाहता हूँ। मैं ऐसा काम नहीं करूँगा जिसकी वजह से मैं हर वक्त गिल्टी फील करूँ। प्रदेश भर के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की इमारतों के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धैर्य सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्कूलों की ग्रेडिंग का पुनर्निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इस बात पर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा के निदेशक लीलाधर व्यास ने कहा है कि मंत्री जी के निर्देशों के अनुसार स्कूलों की इमारतों की ग्रेडिंग को ABCD के रूप में 4 श्रेणियों में रखा गया है, जिसमें एक श्रेणी में वे स्कूल शामिल हैं जो सुलभ है और वहाँ निर्माण कार्य की जरूरत नहीं है। इसमें जो माननीय मंत्री जी के निर्देश हैं उनके निर्देशों के अनुसार स्कूलों को 4 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। एक कैटेगरी के विद्यालय हैं जहाँ निर्माण की आवश्यकता नहीं है और जहाँ भवन हमारे सुलभ है। एक B कैटेगरी के विद्यालय हैं जहाँ लघु मरम्मत की आवश्यकता है और एक C कैटेगरी के विद्यालय हैं जहाँ दीर्घ मरम्मत की आवश्यकता है। और D श्रेणी में ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया गया है जहाँ विद्यालय जीर्ण शीर्ण हो गए हैं या उनको ध्वस्तीकरण की आवश्यकता है, तो वहाँ पर एक नया निर्माण भी प्रस्तावित किया गया है। तो जो निर्देश दिए गए हैं, काफ़ी विद्यालयों की DPRA बन चुकी है, निर्माण कार्य कुछ विद्यालयों के स्वीकृत भी हो गए हैं और उस दिशा में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लंपी वायरस को लेकर उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक आहूत हुई, जिसमें सौरभ बहुगुणा ने सभी अधिकारियों से उत्तराखंड के सभी जनपदों में पशुओं को लंपी वायरस से बचाए रखने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। इस बात पर पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर नीरज सिंघल ने कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा को एक मैसेज प्राप्त हुआ था, जिसमें राजस्थान के कोटा जनपद में 8 से 10 पशुओं में लंपी वायरस के लक्षण मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्री जी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि अगले 10 दिनों तक हम हर जनपद में लंपी अवेयरनेस कैंप करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे माननीय मंत्री जी को एक मैसेज मिला था जिसमें राजस्थान के कोटा जनपद में 8-10 पशुओं में लंपी के सिम्टम दिखाई दिए और माननीय मंत्री जी ने उस उद्देश्य से कि ऐसी कोई बीमारी जो चूँकि 2 वर्ष पहले हमारे स्टेट में लंपी के काफ़ी केस थे ना आए, इसकी प्रिकॉशंस के लिए विभाग की एक समीक्षा बैठक ली। और बैठक में हमें निर्देश जो प्राप्त हुए हैं वो यह है कि अगले 10 दिन तक हम हर जनपद में लंपी अवेयरनेस कैंप करेंगे, जो कि प्रत्येक जनपद में रोज़ आना चल रहे हैं। और हमारा अभी FMD वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारी डेली टीमें फील्ड में जाके FMD का टीका लगा रही हैं। और जो लंपी से हमारे पशु छूट गए थे, जब हमने फरवरी से अप्रैल तक लंपी का ड्राइव चलाया था, उनको भी अब टीकाकरण किया जा रहा है।